स्टूडेंट समर्पण कैरियर इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन हिंदी क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी विषय के बारे में बात करेंगे। हिंदी विषय में हम आज सबसे पहले भाषा की बात करेंगे। भाषा विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। उन्हें 13 भाषा परिवारों में विभक्त कर रखा है। यानी विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं और उन्हें 13 भाषा परिवारों में विभक्त कर रखा है। अब हमारे सामने बात आती है कि ये भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। भाषा शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? देखो, भाषा शब्द है जो संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है। संस्कृत भाषा की भाष धातु से बना है। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है विचारों को प्रकट करना या बोलना। यानी जिसका अर्थ होता है, भाषा शब्द का शाब्दिक अर्थ होगा, विचारों को प्रकट करना। अब हमारे सामने सबसे बड़ी बात आ रही कि धातु है क्या? धातु संस्कृत भाषा में धातु रूपों को ही क्रिया कहा जाता था। संस्कृत भाषा में धातु रूपों को ही क्या कहा जाता था? क्रिया कहा जाता था। और ये धातु रूप ही हिंदी में चलकर क्रिया कहलाने लगी। हिंदी में आकर क्या कहलाने लगी? क्रिया कहलाने लगी। अब हमारे सामने बात आ रही है कि भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा की भाष धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है विचारों को प्रकट करना। अब हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या आ रही कि ये विचार शब्द होता क्या है? विचार कहते किसे हैं? हमारे सामने बात ये आ रही है कि विचार किसे कहते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। विचार किसे कहते हैं? विचार यानी मन की अध्वन्यात्मक इकाई। मन की अध्वन्यात्मक इकाई विचार कहलाती है। मन की अध्वन्यात्मक इकाई विचार कहलाती है। अध्वन्यात्मक यानी अ यानी नहीं और ध्वनि आत्मक। यानी हो जाएगा नहीं, ध्वनि यानी आवाज। आत्मक यानी रूप या स्वरूप। यानी मन की अध्वन्यात्मक इकाई क्या कहलाएगी? विचार कहलाएंगे। अब देखो, विचारों को प्रकट करने का कोई ना कोई माध्यम होता है। माना कि ये एक व्यक्ति है जिसके मन में कोई भाव है। एक व्यक्ति है जिसके मन में कोई भाव है, और ये बी व्यक्ति है, इसके मन में भी कोई भाव है। लेकिन जब तक कोई भाव इनके मन में रहेगा तब तक ये विचार ही रहेगा। अगर इस बी के मन में कोई भाव है, वो भी क्या है, जब तक बाहर नहीं आएगा तब तक ये विचार रहेगा। इस ए के मन में कोई भाव है, जब तक निकलकर बाहर नहीं आएगा तब तक ये क्या कहलाएगा? विचार कहलाएगा। जैसे ए के मन में राम का भाव है और बी के मन में कृष्ण का भाव है। बी के मन में किसका भाव है? कृष्ण का भाव। जब तक ये इनके मन में रहेंगे, जब तक ये शब्द या विचार इनके मन में रहे, भाव मन में रहेंगे, तब तक ये विचार कहलाएंगे। लेकिन जैसे ही ए ने किसी माध्यम से बी तक राम शब्द को पहुंचाया, जैसे ही ए ने राम के भाव को बी तक पहुंचाया, जो माध्यम हुआ, राम शब्द को बी तक पहुंचाने का जो माध्यम या साधन हुआ, वही क्या कहलाया?
भाषा कहलाया। यानी माध्यम, माध्यम या साधन। यानी ए ने जो अपने मन में भाव थे उन भावों को बी तक किस माध्यम से पहुंचाया, जो माध्यम होगा वही क्या होगा, भाषा होगा। वही क्या होगा, भाषा होगा। इसी प्रकार से बी के मन में कृष्ण के भाव है और वो बी ए तक पहुंचाएगा इनको, अपने भावों को, तो जिस माध्यम से पहुंचाएगा उसे क्या कहा जाएगा, भाषा कहा जाएगा। अब सबसे बड़ी बात ये हमारे सामने कि इस भाषा की परिभाषा क्या होगी या भाषा किसे कहेंगे, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो भाषा, इसी आधार पर हम बात करें कि भाषा मनुष्य जिस माध्यम से अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है उसे ही भाषा कहते हैं। यानी मनुष्य परिभाषा। परिभाषा मनुष्य जिस माध्यम से अपने भावों, विचारों का आदान प्रदान मनुष्य जिस माध्यम से अपने भावों, विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। मनुष्य जिस माध्यम से अपने भावों और विचारों का आदान प्रदान करता है उसे भाषा कहा जाता है। दूसरी बात, अब भाषा माध्यम कौन कौन से हैं, भाषा के माध्यम। देखो हम अपने विचारों को किन किन माध्यम से, अपने विचारों और भावों को किन किन माध्यमों से दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। इस विचारों को पहुंचाने के 3 मार्ग प्रमुख माने गए। हमारे मन में कोई विचार आ रहा है उसे संकेतों के माध्यम से हम दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। दूसरी बात, हमारे मन में कोई विचार आ रहा है हम उसे बोलकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं, बोलकर। और हमारे मन में कोई विचार या भाव आ रहे हैं हम उन्हें लिखकर भी अन्य व्यक्ति तक पहुंचा सकते हैं। तो ये भाषा के अपने विचारों को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के माध्यम हैं। अगर हम अपने विचारों को किन्हीं संकेतों के माध्यम से किसी तक पहुंचाते हैं तो वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। वो क्या कहलाती है, सांकेतिक भाषा कहलाती है। और हम अपने विचारों को बोलकर अगर किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचा रहे हैं तो वो मौखिक भाषा कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, मौखिक भाषा कहलाएगी। वो मौखिक भाषा कहलाती है। और हम अपने भावों और विचारों को लिखकर किसी अन्य व्यक्ति तक या दूसरे समूह तक पहुंचा रहे हैं तो वो माध्यम कहलाएगा लिखित भाषा। वो कहलाएगी लिखित भाषा। तो इस प्रकार से अपने विचारों और भावों को हम जिस माध्यम से पहुंचाएंगे उसे एक भाषा का रूप दे देंगे। अगर हमने अपने विचारों को संकेतों के माध्यम से पहुंचाया है तो सांकेतिक भाषा हो जाएगी। अगर हमने अपने विचारों भावों को बोलकर पहुंचाया तो मौखिक भाषा हो जाएगी। और अगर हमने अपने भावों को लिखकर किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाया है तो लिखित भाषा हो जाएगी। इस प्रकार से आगे बात करेंगे हम भाषा की सबसे लघुतम इकाई के बारे में कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई कौन सी है। भाषा की सबसे लघुतम इकाई के बारे में हम बात करेंगे। देखो भाषा की सबसे लघुतम इकाई, भाषा की सबसे लघुतम इकाई के बारे में बात करें। भाषा की लघुतम इकाई, भाषा की लघुतम इकाई। देखो भाषा की सबसे लघुतम इकाई
ध्वनि को माना गया है। भाषा की सबसे लघुतम इकाई, भाषा की सबसे लघुतम इकाई, भाषा की सबसे लघुतम इकाई, लघुतम इकाई ध्वनि को माना गया है, ध्वनि को माना गया है। कई जगह आपको देखने में मिलेगा या सुनने में या पढ़ने में मिलेगा कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई वर्ण को माना गया है या अक्षर को माना गया है, जो बिल्कुल निरर्थक है। आप भी देखो कि सबसे पहले हम किसी शब्द को बोलते हैं, सबसे पहले हम किसी शब्द को बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों में सबसे पहले वायु भरती है और जो हमारे मुख से सबसे पहले बाहर आएगी वो ध्वनि आएगी। सबसे पहले जो बाहर आएगी वो ध्वनि आएगी और ध्वनि के लिखित चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। ध्वनि के लिखित चिन्हों को क्या कहेंगे? ध्वनि के लिखित चिन्हों को हम वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित चिन्हों को क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। इस वजह से ये तो लिखित हो गए, ये तो लिखित हो गई, लेकिन भाषा की जो सबसे लघुतम इकाई होगी वो क्या कहलाएगी? ध्वनि कहलाएगी। इसी आधार पर मैं दूसरे रूप में ये प्रश्न कर रहा हूं कि लिखित भाषा की, यहां प्रश्न आएगा कि लिखित भाषा की सबसे लघुतम इकाई, सबसे लघुतम इकाई कौन सी है? तो अब इसका उत्तर आएगा कि लिखित भाषा की सबसे लघुतम इकाई वर्ण है। अब आएगा इसका उत्तर वर्ण, यानी वर्ण कह दो या अक्षर कह दो, वर्ण कह दो या अक्षर कह दो। तो लिखित भाषा की सबसे लघुतम इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है और मौखिक भाषा की सबसे लघुतम इकाई या भाषा की सबसे लघुतम इकाई ध्वनि कहलाती है। दूसरे आधार पर मैं कहूं कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे लघुतम इकाई, भाषा की सबसे लघुतम इकाई कौन सी कहलाती है? तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे लघुतम इकाई शब्द कहलाती है। क्या कहलाते हैं? शब्द कहलाते हैं। अब हमारे सामने तीन रूप में प्रश्न हो गया कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई कौन सी है? ध्वनि है। या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि मौखिक भाषा की सबसे लघुतम इकाई कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा ध्वनि। दूसरे आधार पर हम ये कहें कि लिखित भाषा की सबसे लघुतम इकाई कौन सी है? तब हमारा उत्तर हो जाएगा वर्ण या अक्षर। दूसरे आधार पर हम कहें कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे लघुतम इकाई कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शब्द। तो इस आधार पर प्रश्न का जैसे रूप बदलेगा उत्तर वैसा ही होगा। लेकिन अगर हमें यही पूछ ले कि भाषा की सबसे लघुतम इकाई कौन सी है तो उत्तर हो जाएगा ध्वनि। अब हम बात करेंगे हिंदी भाषा की, हम बात करेंगे हिंदी भाषा की। अब देखिए कहां से हुई हिंदी भाषा की उत्पत्ति, कहां से हुई इसके बारे में हम बात करें तो हिंदी भाषा सबसे पहले देखो हमारे यहाँ बात हो रही है कि ये हमारा, ऐसे मानो ये हमारा भारत देश है, ये हमारा भारत देश है। मुझे नक्शा पूर्ण रूप से सही प्रकार से बनाना नहीं आता क्योंकि मेरे कभी ज्योग्राफी सब्जेक्ट रहा नहीं। इस आधार पर, कल्पना के आधार पर देखिए कि ये हमारा भारत देश है और इस भारत देश में एक नदी बहती थी जिसका आज भी बहती है, जिसका नाम है कृष्णा। सबसे पहली बात है कि ये हमारा भारत देश है और दक्षिण भारत में एक नदी बहती है जिसका नाम है कृष्णा नदी। इस हमारे भारत में दो भाषा परिवारों की भाषा बोली जाती है। तो कृष्णा नदी के जो दक्षिण में या कृष्णा नदी के दक्षिण में जिस भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है उसे द्रविड़ भाषा परिवार कहते हैं, उसे द्रविड़ भाषा परिवार कहते हैं। द्रविड़ भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार।
और उत्तर में यानी कृष्णा नदी के उत्तर में जिस भाषा परिवार की भाषा बोली जाएगी वो है भारूपीय। भारूपीय भाषा परिवार की भाषा बोली जाती है। अब सबसे बड़ी बात है कि इस भारूपीय इस द्रविड़ परिवार में की कौन कौन सी भाषाएं हैं। इसमें है तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। इस द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम। इन भाषाओं का हमें अध्ययन नहीं करना है क्योंकि ये दक्षिण भारत की भाषाएं हैं। हमारे भारूपीय परिवार की भाषा है संस्कृत, हिंदी, गुजराती आदि भाषाएं हमारे इस भारूपीय परिवार की भाषाएं हैं। अब इस परिवार को भारूपीय परिवार नाम क्यों दिया गया इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, विश्व में एशिया महाद्वीप तथा यूरोप महाद्वीप को अलग करने वाला एक पर्वत है जिसका नाम है यूराल पर्वत। जिसका नाम है यूराल पर्वत। मानो ये यूराल पर्वत है और इस यूराल पर्वत की तलहटी में ये भारूपीय परिवार रहा करता था। तो पहले हमारे भारत का जो क्षेत्र था अफगानिस्तान तजाकिस्तान तक था, जो एक तरह से यूरोप महाद्वीप के सटा हुआ एरिया था। तो इस भारत तथा यूरोप महाद्वीप के आसपास के क्षेत्र में बोले जाने की वजह से इसे भारूपीय परिवार कहा जाता है। इसे भारूपीय परिवार की भाषा कहा जाता है। अब इस हिंदी भाषा की उत्पत्ति यानी हिंदी भाषा की उत्पत्ति कहां से हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे कि देखो, हमारे भारत में पहले आर्य रहा करते थे और जो ये भारूपीय परिवार के लोग थे हमारे इस भारत में आए। इस भारूपीय परिवार के लोग जो हमारे भारत में आए, जब हमारे भारत में आए और यहाँ रहने वाले आर्यों द्वारा कोई भाषा बोली जाती होगी, तो इस आधार पर भारूपीय परिवार के लोग जैसे आए और यहाँ पर पहले आर्य थे। अब ये भी नहीं कह सकते कि आर्य कब से हमारे भारत में रह रहे थे या भारूपीय परिवार के लोगों को ही आर्य कहा जाता है, लेकिन हम केवल कल्पना के आधार पर ये कह रहे हैं कि यहाँ आर्य रहे होंगे और भारूपीय परिवार के लोग यहाँ पर आए होंगे। और जब आर्य तथा भारूपीय परिवार के मिलने से एक भाषा का जन्म हुआ होगा, उसका नाम है वैदिक संस्कृत। इस प्रकार से भारूपीय तथा भारतीय आर्यों की बोली या भाषा के मिश्रण से जिस भाषा का विकास हुआ उसे वैदिक संस्कृत कहा जाता है। अब मैं इसके लिए आपको एक उदाहरण देकर समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि भाषा का विकास एक दिन में नहीं होता है। भाषा धीरे धीरे अपना रूप बदलती जाती है। भाषा सदैव परिवर्तनशील रहती है। भाषा का कोई भी स्थायी रूप नहीं होता है। भाषा धीरे धीरे अपना रूप बदलती जाती है। देखिए, माना कि ये कोई राजस्थान का लड़का है और ये कोई हरियाणा की लड़की है। इन दोनों का विवाह हो जाता है। या कोई पंजाब की लड़की मान लो, कोई किसी भी स्टेट की जो राजस्थानी भाषा या हिंदी भाषा को नहीं जानती, तो ये ए है राजस्थानी लड़का, ये बी है हरियाणा या पंजाब की लड़की। इन दोनों का विवाह हो जाता है। जो इनकी जो संतान उत्पन्न होगी तो वो ऐसी होगी, इन दोनों की भाषाओं को जानने वाली होगी तथा जो इस संतान द्वारा भाषा बोली जाएगी इन दोनों की मिश्रित भाषा बोली जाएगी। इसी आधार पर मैंने ये कहा है कि भारूपीय परिवार के लोग जब भारत में आए होंगे तथा आर्य लोग यहाँ रह रहे थे तो उनके द्वारा जो भाषा बोली जाती थी तथा आप भारूपीय परिवार द्वारा एक नई भाषा लेकर आए, तो इन दोनों के मिश्रण से जिस भाषा का विकास हुआ होगा वो वैदिक संस्कृति होगा और हमारी प्राचीन वैदिक संस्कृति मानी जाती है। अब हिंदी का विकास क्रम इसी से हुआ है, इसको हम डायग्राम से समझेंगे। इसे हम एक डायग्राम से समझते हैं कि हिंदी का विकास किस प्रकार से हुआ है। देखो, हमारे भारत में भारूपीय परिवार के आने के बाद में एक भाषा का विकास हुआ जिसका नाम है वैदिक संस्कृत, जिसका नाम हो गया
वैदिक से जो भाषा निकली उसे कहा गया लौकिक संस्कृत। उसे क्या कहा गया? लौकिक संस्कृत। उसे कहा गया लौकिक संस्कृत। और लौकिक संस्कृत से जिस भाषा का विकास हुआ उसे संस्कृत कहा गया। उसे क्या कहा गया? संस्कृत कहा गया। और संस्कृत से जिस भाषा का विकास हुआ उसे पाली कहा गया। और पाली से जिस भाषा का विकास हुआ उसे प्राकृत कहा गया। उसे क्या कहा गया? उसे प्राकृत कहा गया। प्राकृत कहा गया। और प्राकृत से जिस भाषा का विकास हुआ उसे अपभ्रंश कहा गया। उसे अपभ्रंश अपभ्रंश कहा गया। और अपभ्रंश से जिस भाषा का विकास हुआ उसे हिंदी कहा गया। उसे हिंदी कहा गया। देखो अपभ्रंश के और भी रूप हैं, अपभ्रंश भाषा के और भी रूप हैं, उनसे हिंदी का विकास हुआ है। लेकिन मैंने ये कहा है कि मोटे रूप से जाने तो हिंदी का विकास अपभ्रंश से ही हुआ है। अब मेरा आपके सामने प्रश्न है कि हिंदी की जननी किस भाषा को कहा जाता है? हिंदी की जननी किस भाषा को कहा जाता है? आप में से कोई उत्तर देना चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है कि हिंदी की जननी किस भाषा को कहा जाता है। हिंदी की जननी किस भाषा को कहा जाता है? हाँ, आपका उत्तर आया। मुझे जहां तक अनुमान है कि आपने उत्तर दिया होगा संस्कृत को। हिंदी की जननी किसे आपने उत्तर दिया होगा? संस्कृत भाषा को। तो एक बात पर बताओ, जब हिंदी की जननी संस्कृत भाषा, ये है संस्कृत भाषा, हिंदी की जननी किसे कहा गया? संस्कृत भाषा। तो हिंदी तो देखो यहाँ अपभ्रंश से निकली है, फिर हिंदी तो किससे निकल रही है? अपभ्रंश से। देखो वैदिक संस्कृत से निकली लौकिक संस्कृत से निकली संस्कृत से निकली पाली से निकली प्राकृत, और प्राकृत से निकली अपभ्रंश, और अपभ्रंश से निकली हिंदी। फिर आप किस आधार पर कह सकते हैं कि हिंदी की जननी संस्कृत है? तो इस आधार पर ये आपका उत्तर गलत है कि हिंदी की जननी, फिर कह रहा हूं, हिंदी की जननी वैदिक संस्कृत को माना गया है। हिंदी की जननी किसे माना गया है? वैदिक संस्कृत को माना गया है। अब आपका मुझसे प्रश्न हो सकता है, आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं कि सर अगर हिंदी की जननी वैदिक संस्कृत है तो अपभ्रंश क्यों नहीं है? हिंदी तो अपभ्रंश से निकली है, हिंदी तो अपभ्रंश से निकली है, आपने कैसे कह दिया कि वैदिक संस्कृति इसकी जननी? तो इस आधार पर मैं कहूंगा कि माना कि हिंदी की जननी अपभ्रंश है, माना कि हिंदी की जननी अपभ्रंश है, लेकिन इसको वैदिक संस्कृत को जननी मानने का एक मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है कि वैदिक संस्कृत की भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती थी। यानी वैदिक संस्कृत की लिपि भी क्या थी? देवनागरी। और जो वर्तमान में हिंदी की लिपि है वो भी क्या है? देवनागरी है। वो भी क्या है? देवनागरी है। देवनागरी। हिंदी की जो लिपि है वो भी क्या है? देवनागरी। तो वैदिक संस्कृत की लिपि भी क्या थी? देवनागरी। और हिंदी की लिपि भी क्या है? देवनागरी। इस वजह से लिपि में कोई बदलाव नहीं होने की वजह से, लिपि में कोई बदलाव नहीं होने की वजह से इसकी जननी, हिंदी की जननी वैदिक संस्कृत को माना गया है। अन्यथा इसकी जननी अपभ्रंश हो जाती, बशर्ते कि इसकी लिपि भी साथ साथ बदलती जाती। वर्तमान की बात करें हम तो वर्तमान में देखो विकास हो रहा है इनका, जैसे वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। वर्तमान में जो भाषा बोली जा रही है, वर्तमान में भाषा बोली जा रही है, क्या हिंदी शुद्ध रूप में हिंदी बोली जा रही है? आज हम हिंदी के अंदर अनेक भाषाओं के शब्दों का प्रयोग करें, जैसे अंग्रेजी के शब्दों का तो इतना प्रयोग करते हैं कि वास्तविक रूप में तो कई शब्द ऐसे हैं हमें उसका हिंदी अर्थ ही पता नहीं होता है। लेकिन देखो हम आज भी, जैसे तुम मोबाइल पर चैट करते हो, व्हाट्सएप करते हो, उसमें भी तुम प्रयोग करते हो भाषा का, लेकिन जो भाषा आप अंग्रेजी लिख रहे हो, भाषा तो किसका प्रयोग कर रहे हो? अंग्रेजी का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन जो लिपि है शब्दों का तो आप अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन जो लिपि लिख रहे हो वो भी देवनागरी लिपि ही लिख रहे हो। माना कि भाषा परिवर्तित तो होती जा रही है। मैं कहूंगा कि वर्तमान में हिंदी ना कहकर अंग्रेजी भाषा भी कहें
तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। हिंदी तथा अंग्रेजी, तो अंग्रेजी भाषा भी कहें तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जो लिपि का प्रयोग कर रहे हैं हम, जिस लिपि का प्रयोग कर रहे हैं, आज भी हम देवनागरी लिपि का ही प्रयोग कर रहे हैं। जैसे कॉलेज शब्द आ गया, कॉलेज को भी हम क्या कर रहे हैं, कॉलेज लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, कॉलेज कॉलेज लिख रहे हैं। माना कि हमने शब्द अंग्रेजी भाषा का ले लिया है, लेकिन जिस लिपि का प्रयोग कर रहे हैं वो देवनागरी लिपि का ही प्रयोग कर रहे हैं। तो लिपि में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, और लिपि में बदलाव नहीं होने की वजह से ही इसकी जननी, हिंदी की जननी वैदिक संस्कृत को कहा गया। अब बात आएगी हमारे सामने कि हिंदी को हिंदी नाम ही क्यों दिया गया, दूसरा नाम क्यों नहीं दिया गया, या हिंदी को इससे पहले क्या कहा जाता था, इसका विकास क्रम कहां से हुआ है। तो इसके विकास काल के बारे में भी हम चर्चा करें तो वैदिक संस्कृत से लेकर संस्कृत तक, वैदिक संस्कृत से लेकर संस्कृत तक लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक इस संस्कृत भाषा का हमारे इस भारत देश में प्रयोग किया जाता था। 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक या 1 ईस्वी तक जिस भाषा का प्रयोग किया गया, 500 ईसा पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो पाली थी। और 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो प्राकृत भाषा थी। तथा 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो अपभ्रंश थी। 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक जिस भाषा का प्रयोग किया गया वो अपभ्रंश थी। तथा 1000 ईस्वी से लेकर आज तक जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वो हिंदी है। हिंदी की जो प्रथम पुस्तक है जिसका नाम है श्रावकाचार, और इस पुस्तक के लेखक हैं देवसेन। इस पुस्तक के लेखक हैं देवसेन। इसकी समय सीमा मानी जाती है 933 ईस्वी। इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी के आसपास हुआ था। देखो, किसी भी भाषा के निर्धारण के लिए हम ये नहीं कह सकते कि कोई एक निश्चित लाइन नहीं खींची जा सकती भाषा के विकास को लेकर, हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। तो इस आधार पर भी हम देखें 933 ईस्वी के आसपास देवसेन कृत श्रावकाचार हिंदी भाषा की प्रथम पुस्तक मानी गई। अब हिंदी का प्रथम लेखक बात करें तो हिंदी का प्रथम लेखक श्रहपा को माना गया। हिंदी का प्रथम लेखक श्रहपा को माना गया। अब बात करें हिंदी शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई है और हिंदी को हिंदी नाम ही कहां क्यों दिया गया है, इसके बारे में हम सब बात करेंगे। देख, हिंदी शब्द की उत्पत्ति, हिंदी शब्द की उत्पत्ति। देखो, हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में बात करें, ऐसे मानो कि ये हमारा भारत देश है, ये हमारा भारत देश है, और इस भारत देश के उत्तर पूर्व से एक नदी निकलती है जो पश्चिम की ओर बहती है। उस नदी का नाम है सिंधु नदी। उस नदी का नाम है सिंधु नदी। और भारत देश, और इस सिंधु नदी के किनारे जो लोग रहते थे, जो आर्य रहते थे, उन्हें सिंधु निवासी कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? सिंधु निवासी कहा जाता था। उन्हें क्या कहा जाता था? सिंधु निवासी कहा जाता था। और जो मैंने यहाँ कहा था अभी कि यूराल पर्वत है, भारोपीय परिवार के कुछ लोग हमारे भारत की ओर आ गए थे, कुछ लोग ईरान, इराक की तरफ चले गए थे। और जो फारसी लोग हैं, जो इस
जो फारसी लोग हैं इन सिंधु वासियों से व्यापार किया करते थे। ये फारसी लोग हैं जो इन सिंधु निवासियों से व्यापार किया करते थे और व्यापार करने के लिए उन्हें सिंधु नदी को पार करना पड़ता था। ये फारसी लोग अपने इस भाषा में ये सै का उच्चारण, ये फारसी लोग सै का उच्चारण है के रूप में करते थे। किसके रूप में करते थे? है के रूप में करते थे। इस वजह से ये लोग सिंधु नदी को हिंदू नदी कहा करते थे। कौन सी नदी कहा करते थे? हिंदू नदी कहा करते थे। और इस हिंदू नदी से ही ये हिंदू शब्द बना है। कौन सा शब्द बना है? हिंदू शब्द बना है। और इस हिंदू से बना हिंदवी, हिंदी से बना हिंदुई, और हिंदुई से बना हिंदवी, और हिंदवी से बना हिंदुस्तानी, और इस हिंदुस्तानी से बना हिंदी, इस प्रकार से हिंदी शब्द की उत्पत्ति हुई है। और हिंदी के लिए हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले, हिंदी के लिए हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले थे सैफुद्दीन यज़दी थे। यज़दी ने हिंदी के लिए हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया अपने ग्रंथ जफरनामा में इन्होंने हिंदी के लिए हिंदी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। और हिंदी बोलने वाले सबसे पहले मैं कहूंगा कुल मिलाकर आदिकाल में हिंदी का प्रयोग करने वाले अमीर खुसरो माने गए हैं। अमीर खुसरो हिंदवी, ये अपने आप को हिंदवी तोता कहा करते थे तथा ये अपने आप कहा करते थे, अपने आप को हिंदुस्तान की तूती भी कहा करते थे। अमीर खुसरो ने खड़ी बोली का प्रचार प्रसार करने में बहुत योगदान दिया। जैसे मैं कहूँ, अमीर खुसरो ने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियां, मुकरियां, ढकोसले आदि का वर्णन किया है। और आपने भी बचपन में बहुत सी पहेलियां अपने मित्रों से, अपने साथियों से पूछा होगा, और उन पहेलियों की जो उत्तर आते थे, उन पहेलियों के जनक हैं वही अमीर खुसरो माने जाते हैं। जैसे मैं आपको एक पहेली सुनाता हूँ कि घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। घोड़ा अड़ा क्यों, पान सड़ा क्यों। तो इसका उत्तर क्या होगा? क्योंकि दोनों को फेरा नहीं था। दोनों को क्या नहीं किया था? फेरा नहीं था। इस वजह से इस प्रकार की पहेलियों का जनक अमीर खुसरो को माना जाता है। अब बात करें हम हिंदी के आगे के बारे में, हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में भी हमारी बात होगी। अब देखो, हिंदी का अध्ययन किस प्रकार से करेंगे। अभी मैंने कहा था कि ध्वनि, भाषा की सबसे लघुतम इकाई क्या बताई थी मैंने? ध्वनि। भाषा की सबसे लघुतम इकाई मैंने अभी कहा था ध्वनि। भाषा की सबसे लघुतम इकाई क्या कहा? ध्वनि। अब इस ध्वनि को पहले संस्कृत में महेश्वरी सूत्रों के नाम से जाना जाता था। हिंदी में ध्वनि को महेश्वरी सूत्रों के नाम से जाना जाता था। और इस ध्वनि को, इस महेश्वरी सूत्रों को वर्ण नाम देने वाले, इन महेश्वरी सूत्रों को वर्ण नाम देने वाले महाभाष्य के रचयिता पतंजलि को माना जाता है। और इनको इन वर्णों को भी दो भागों में विभक्त करने वाले, स्वर तथा व्यंजन में विभक्त करने वाले भी पतंजलि ही माने जाते हैं। अब हमारे सामने आगे की क्लास में हम चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ चर्चा मैं यहीं कर देता हूं कि हिंदी में सबसे बड़ी समस्या आती है हमारे हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है। तो इसमें नाना प्रकार के मतभेद रहे हैं। कोई इसमें 44 बताता है, कोई 48 बताता है, कोई 52 बताता है, कोई 56 बताता है। इस प्रकार से अलग अलग व्याकरणों में अलग अलग हमें उत्तर मिलेंगे।
लेकिन अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 44 ही मानी गई है। बाकी अलग अलग व्याकरणों में अलग अलग उत्तर माना जाता है, अलग अलग नाम संख्या बताई जाती है। इसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे, और जब हमारा ये स्वर और व्यंजन टॉपिक खत्म हो जाएगा, इसके बाद में हम पूर्ण रूप से एक स्वतंत्र रूप से बताऊंगा कि हिंदी में हमें आ जाए तो मुख्य रूप से कितने वर्ण करने हैं और वर्णमाला के अनुसार कितने वर्ण करने हैं। जब हमारे व्यंजन खत्म हो जाएंगे उस समय हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।